इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, एंड रेजिस्टेंस। एक बार जब करंट और रेजिस्टेंस को समझ जाएंगे तो फिर इनके कॉन्सिक्वेंस को समझेंगे कि इनके फ्लो करने पे क्या होगा और इनको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को डील करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल, हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ। हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। और क्या पढ़ेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर एक्सेट्रा एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा दोबारा से, पोटेंशियोमीटर आ जाएगा और तमाम चीजें इसमें और देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, फिर उसकी वजह से जो फ्लो की वजह से जो रेजिस्टेंस मटेरियलाइज करेगा उसको समझेंगे। अब फिर देखेंगे करंट कैसे जनरेट की जाती है, सेल का यूज क्या होगा, किरचॉफ लॉ क्या होगा और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे। इसके बाद में जो ये है रेजिस्टेंस आपका राइज हुआ था, उसके फ्लो से उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो रेजिस्टेंस डिटरमिनेशन देखेंगे हम लोग, डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या देखेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिस्टमेटिक चैप्टर है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। कुछ चीजें हमने क्लास 9-10 में पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में जानकारी हमें 10th क्लास में मिल चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा चैप्टर हम लोगों को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लें चैप्टर 1 एंड 2 से। तो चैप्टर 2 में सिर्फ पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था, उसी की जरूरत पड़ेगी। हमने वहां पे एक रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल टू बी बाई डी, E इक्वल टू बी बाई डी, ठीक है। E इक्वल टू बी बाई डी, इसको यूज करेंगे। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इन दो रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो इन दो रिलेशन को कम से कम हम अभी याद रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो हमने जैसे पहले कहा कि बहुत केयरफुली करेंगे और एक एक लाइन को लिखते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले देखते हैं उसकी डिफिनीशन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक गिवन टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है उसी से आप इसका रेट निकाल लीजिए, यही आपकी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। तो क्या है डिफिनीशन लिखिए इसकी, तो क्या मिलेगी हमको? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लो, द टाइम, द टाइम, द टाइम rate of flow of charge, time rate of flow of charge through
any cross section through any cross section is called current। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया किसी वायर से किसी एरिया से इसमें पास हो, जैसे ये है क्रॉस सेक्शन, यहाँ से आपका चार्ज पास हो रहा है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी गिवन टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ से पास हुआ और टाइम डेल्टा टी है, और डी क्यू चार्ज यहाँ से पास हुआ, डी क्यू चार्ज पास हुआ एंड टाइम डी टी है। ठीक है, तो लिख लो। तो यहाँ करंट को डिफाइन ऐसे किया जाएगा, आई इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं इसी को, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम। ठीक है, लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज में, थोड़ा सा लिख ले। सो इफ थ्रू ए क्रॉस सेक्शन delta q charge passes in time delta t, then I average will be given by delta q by delta t and instantaneous current I will be given by limit delta t tending to zero del q by del t are equal to dq by dt। अब यहाँ पे एक कैच है, अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो आगे हमें बड़ा हेल्प करेगा। कैच ये है कि हमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले चार्ज को कैलकुलेट करना है, और हमको पता कि चार्ज Q इक्वल टू जो होता है N इंटू ई होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, और जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा होता है उसके वॉल्यूम या एरिया का जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे उससे इसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज को फिर वहां पे कैलकुलेट करके DQ निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैच ये है कि हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो टर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यही टर्म आपको आगे हेल्प करेगा जब आप डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो जब भी डिफाइन करें, इसका डिफिनेशन दें, तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया आना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ओके। नाउ if your flow is uniform, if flow is uniform means does not vary with time, then current I will be calculated as total charge flowed divided by total time taken। ठीक है, ओके। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी मिल गया हमको, यहाँ से नोट कर लिया।
हो गया बेटा? हो गया? चलिए यस सर। ठीक है, ठीक है, ये पीछे देखना है। हो गया हो सर। गया सर। ओके करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लो। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि Q स्केलर है ना, और T भी स्केलर है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत बच्चे डिबेट करते हैं क्लास 12th में कि सर करंट तो करंट जो होती है वो तो वायर में ऐसे ही फ्लो करती है, ये तो डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? करंट तो डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फिर स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? ठीक है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में फ्लो करे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अब अगर आप वायर को ऐसे मोड़ दोगे तो करंट आपकी ऐसे जाती हुई ऐसे 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 घूमती रहेगी। ठीक है, ओके। आपको पता है वेक्टर का एक सिंगल डायरेक्शन होता है, ठीक है, ठीक बेटा? तो इसलिए वायर पे नहीं जाना है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, बोलो बोलो, सबने अपना मीटर देखा होगा। एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर, written by symbol A, and CGS unit is EMU. CGS unit is EMU. EMU and is called biot, written by symbol BI. sometimes क्वेश्चन आता कंफ्यूज करता है BI लिख करके। R एम्पियर, ओके। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायोट, 1/10 BI। BI लिखो, R AB एम्पियर लिखो, ठीक है। ध्यान रखना कहीं BI लिखा हुआ मिलेगा तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हम कैलकुलेशन जनरली SI यूनिट में करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे पूछा ही करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एक तरफ बोल रहे हैं करंट इज स्केलर क्वांटिटी, दूसरी तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अब चूंकि इसका फ्लो जो होगा पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, चार्ज का फ्लो। आपने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका जो चार्ज होता है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आपका चार्ज फ्लो करता है। तो जब चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन पोटेंशियल डिसाइड करेगा तो करंट का डायरेक्शन भी वही डिसाइड करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होगा इसका डायरेक्शन? तो कॉन्सेप्ट समझ लिया है।
अब देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई पाइप है, इसमें से करंट फ्लो होना है, इस पे फोर्स लगा हुआ है जिसका डायरेक्शन इधर है, और इसके अंदर चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ फ्लो करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, आपको आई मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो देखना है तो भी आप देख सकते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इनका जो मूवमेंट होगा इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। अब अगर इतनी बात जानते हैं तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज the conventional direction of current is, the conventional direction of current is taken to be the direction of flow of, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही करंट का डायरेक्शन होगा। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, that is field and is opposite to the direction of flow of negative charge as shown in figure। तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन यही होगा, ये वाला, और इसके लिए भी करंट का डायरेक्शन यही होगा, ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात होती है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या करता है? जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर 3, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो वहां पे भी बड़ा अच्छा काम करेगा ये। लिख लो दाओ,
बताओ। conventionally a direction conventionally a direction is associated with the current that is opposite to the motion of electron. It is not a vector. Why? It is because the current can be added algebraically. Okay, and only scalar quantities can be added algebraically. Not the vector quantities. ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कि कितना चार्ज होगा उसमें। ठीक है, चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखो इन कंडक्टर, the current is caused by इलेक्ट्रॉन, वेरी स्पेसिफिकली लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन and the number of electron that is negatively charged
एंड प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इन ए कंडक्टर, इन ए एंड नंबर ऑफ एंड प्रोटॉन इन ए कंडक्टर इज नहीं है, इन है। इन ए कंडक्टर is same, hence the net charge in a current carrying conductor is 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, करंट। ये पॉइंट न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट थ्रू ए कंडक्टर, करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये मान लो 3 कंडक्टर आपस में जुड़े हुए हैं नॉन यूनिफॉर्म साइज के। इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, और इसमें करंट I3 फ्लो कर रही है। ठीक है, तो I1 I2 I3 में क्या रिलेशन होगा? लिख लेते हैं एक लाइन इसके बारे में। फॉर ए गिवन कंडक्टर, for a given conductor, current does not change, current does not change with change in cross sectional area। ठीक है,
Therefore, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होगा। ठीक है बच्चों, देखो करंट दो तरीके की होती है, कि डीसी करंट होती है, कि एसी करंट होती है। एसी करंट अभी आगे हम लोग चल करके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कंसंट्रेट करेंगे डीसी करंट पे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो कि अपने घरों में यूज करते हैं, हमारे यहाँ सप्लाई आती है, वो एसी करंट है। इंस्ट्रूमेंट, बैटरी से जो करंट या इन्वर्टर से करंट निकलती है, जैसे क्या करते हैं, डीसी करंट होती है बैटरी से, इन्वर्टर क्या करता है, उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो दो तरीके की करंट है, एक डीसी करंट है, एक एसी करंट है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाली करंट पे फोकस करेंगे। बैटरी वाली जो करंट होती है उसमें हमेशा एक सेल लगा होगा, उसका सिंबल इस तरीके से कहीं पे दिखे तो इसका मतलब जान लेना कि यहाँ पे बैटरी वाली करंट यानी डीसी करंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया बच्चों। तो लिख लो करंट इन डिफरेंट सिचुएशन, करंट इन डिफरेंट सिचुएशन। करंट इन डिफरेंट सिचुएशन, इसमें नंबर 1 है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज मूव कर रहा है लीनियर डायरेक्शन में। तो कितना करंट होगा इसमें, लिख लेते हैं। इफ n पार्टिकल, if n particle each having charge q, each having charge q pass through a given area, pass through a given area in time t, pass through a given area in time t, then I equal to given as total charge nq divided by time t. Okay, and if n particle, if n particles each having, if n particles each having a charge q, pass per second, q pass per second per unit area, pass per second per unit area, the current associated, the current associated
the current associated with cross sectional area A is कितना हो जाएगा, I इक्वल टू एन क्यू आपका चार्ज हो जाएगा, टाइम 1 है, अब पर यूनिट एरिया था तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन क्यू ए ये टोटल करंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो लिख लेते हैं if there are n particles per unit volume and each having a charge q, and moving with velocity v, the current through cross section A, the current through cross section A is given by I equal to n q, ये चार्ज हो गया, v वेलोसिटी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया A हो गया। ठीक है, इसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होता तो क्या लिखते, फॉर q इक्वल टू ई, आई इक्वल टू बन जाता है एन ई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो कि अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम आगे यूज करेंगे अभी, तो इसको ध्यान रखेंगे। Q इक्वल टू ई रख दें, कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a रख दें, अब B इक्वल टू बी डी रख दें, तो ये बन जाएगा I इक्वल टू एन ई ए बी डी। डी अलग से नहीं है, बी के साथ में ये ऐसे है बी डी। ठीक है, बी डी नोट कर लिया। सर आपने नीचे क्या लिखा है, I इज इक्वल टू एन ई, इसी फार्मूले में Q इक्वल टू ई लिख दिया जाए, ओके A इक्वल टू ए लिख दिया जाए, B इक्वल टू अगर बी डी लिख दिया जाए, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी चार्ज के लिए है जिस पे चार्ज क्यू है, ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। ये फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा ये। ठीक है, यस सर, हो गया। यस सर, ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से था। इसी तरीके से रोटेटरी मोशन के लिए क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज,
इसकी वजह से क्या होगा, लिख लो, इफ ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट पे ध्यान रखना, इफ ए पॉइंट चार्ज q is moving in a circle of radius r with speed b, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके साथ जुड़ी हुई और चीजें, फ्रीक्वेंसी न्यू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी। सपोज ये इंफॉर्मेशन भी इसके साथ में अवेलेबल है आपको, देन corresponding current I will be Q into B। B आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं Q बाई टी, ये न्यू लिखा, Q इंटू न्यू, कितना फ्रीक्वेंसी कितनी बार मूव करेगा, ठीक है, 1 सेकेंड में, वो टोटल नंबर दे देगा आपको ये न्यू, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक तरीके से n दे देगा, न्यू आपको क्या दे देगा, n दे देगा, तो Qn हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड में है चूंकि, तो t इक्वल टू ऑलरेडी 1 सेकेंड हो गया। न्यू इक्वल टू क्या होता है, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, ठीक है, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब सेकेंड में कितने चार्ज एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो एक तरीके से पूरा पूरा नंबर पर सेकेंड दे दिया है इसमें। तो I इक्वल टू क्यू न्यू, न्यू की जगह 1/t लिख सकते हैं, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, t की जगह लिख सकते हैं, बताओ 2πr, ये आपका वो रेडियस का सरकमफेरेंस होगा सर्किल का, डिवाइड बाई वेलोसिटी 2πr/b, तो b को ऊपर लेकर के चले जाओ। अब b बाई आर इक्वल टू ओमेगा होता है, तो इसको लिख सकते हैं q ओमेगा अपॉन 2π। ये तीन में से कोई भी फार्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, ऑक्सीलेशन या पर सेकंड कितना चार्ज मूव किया, क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज मूविंग, नंबर ऑफ चार्ज मूविंग डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। चार्ज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है n इंटू एक चार्ज पे, एक उस पे कितना चार्ज है q डिवाइड बाई टी, और ये n बाई टी इक्वल टू न्यू हो जाएगा, तो बन जाएगा q न्यू, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इस तरीके से बनेगा q न्यू, ठीक। हो गया बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir.
Situation number 3. When a voltage B applied across a resistance R, तो क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस है R और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया गया है B, तो इसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो करेगी I। इस I की वैल्यू क्या होगी? इस I की वैल्यू होगी V/R यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। पावर के टर्म में देखें तो इसको लिख सकते हैं I = P/B, where P is पावर। ठीक है, हो गया। मेन टॉपिक करंट डेंसिटी पे चलने से पहले एक पॉइंट और देखते हैं कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सेमीकंडक्टर में कौन कौन से हैं, क्या उनकी विशेषताएं होंगी। नोट कर लिया? Yes, sir. करंट कैरियर्स, तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीज देख रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं जिन्हें हमें आगे यूज करना है। ठीक है, करंट कैरियर्स। The charge particles, देखो इसमें the charge particles, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सेमीकंडक्टर देखेंगे, इसमें हम नोट कर लेते हैं। the charge particle whose flow in a definite direction constitute the electric current are called current carriers। In different situation, current carriers are different। For example, in solids, in solid conductors, like metals, in solid conductors like metals,
करंट कैरियर्स आर, बताया था हमने पीछे क्या होते हैं। करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, liquids in liquids current carriers are इसका एप्लीकेशन आपने 11th में किया हुआ है। in liquids current carriers are positive and negative ions उसमें आपने देखा हुआ था कि आपका सॉलिड NaCl और जब उसको पानी में डाल देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जब पढ़ा होगा आपने आयनिक बॉन्ड का, तो आपने पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स but they conduct electricity when dissolved in liquid or water due to formation of ions, positively and negatively charged ions, Na plus Cl minus ions, ठीक है। तो ये वही इंफॉर्मेशन है। नंबर 3, गैसेस in gases current carriers are बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स in semiconductor इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें सॉलिड देखना है। तो सॉलिड के बारे में जब करेंगे तो हम ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। सेमीकंडक्टर आगे पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा हमें। इन सेमीकंडक्टर current carriers स्पेलिंग सही कर लेना, लिख गया वो, खाली एस लिख के चले गए थे। इन सेमीकंडक्टर करंट कैरियर्स, ये RIERS होती पूरी स्पेलिंग। करंट कैरियर्स आर होल्स and free electrons. हेलो, हाँ बच्चों स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट डेंसिटी ये यूज होगा, इसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा हमें। इसको J से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें, ठीक है। पर यूनिट एरिया करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे रिलेटेड होगा। तो इसके डिफिनीशन को लिखते हैं जरा और समझते हैं इसको क्या है। ये देखो, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, फ्लो कर रहा था इसमें से करंट आपका, और इसमें कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा ले लिया गया, डी ए ले लिया गया। कितना ले लिया गया? डी ए एरिया ले लिया गया इस एरिया को। तो आपको पता है कि जो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन आपका ये भी हो सकता है कि जो आप एरिया ले रहे हो वो इतना सिंपल एरिया ना चूज कर पाओ आप, वो एरिया किसी एंगल पे ओरिएंटेड हो। तब क्या सिचुएशन बनेगी? तो सपोज कि वो किसी एंगल पे ओरिएंटेड आपके एरिया है, तो इसको और इसको, इसके डायरेक्शन के, इसके एंगल को देखना होगा। मान लो ये थीटा एंगल है, तो इस एरिया वाला का जो डायरेक्शन होगा, इस वाले जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में चला जाएगा डीए। और अब अगर आप इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना चाहोगे तो आपको डीए कॉस थीटा मिलेगा। कितना मिलेगा? डीए कॉस थीटा मिलेगा आपको, ध्यान रखना। तो डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा? डीए कॉस थीटा। मतलब जो आपका इंटरेस्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर वो आपके नॉर्मल जो यूजुअल क्रॉस सेक्शन है उससे थीटा एंगल पे जा रहा है, तो आपका जो आपका जे के डायरेक्शन में या आई के डायरेक्शन में एरिया होगा वो डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, करंट डेंसिटी को देखते हैं। तो सपोज अगर इसमें से डी आई करंट डी ए एरिया से निकल रहा है, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा? J इक्वल टू आपका डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा पहले केस के लिए। तो यहाँ पे लिख लो इसको, J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा। और दूसरे केस में रखेंगे तो ये बन जाएगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर नोट कर लेते हैं, फिर लिखेंगे इसको, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ फ्लो, इस समझ में आ गया कि करंट डी आई अगर बढ़ रही है और ये डी ए है, तो पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो करेगी? वो डी आई बाई डी ए हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी क्या है? दिस इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बताया था उसी की बात यहाँ पे हो रही है। देखो, इन केस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, in case of flow of charge through a cross section current density is defined as
a vector having magnitude equal to current per unit area. Per unit area surrounding that point. You may note here, remember, area is normal or perpendicular. Area is perpendicular to the direction of, area is perpendicular to the direction of charge flow or current passes through that point. Suppose this point is P. Suppose this point is P, then current density at point P is given by vector J di by dA and normal vector that is coming from area. ठीक है? And if cross section area is not normal to the current, and if cross section area is not normal to the current, if cross section area is not normal to the current, इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको. ठीक है? इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, तो क्या होगा? तो हम उसका कंपोनेंट लेंगे जो करंट के नॉर्मल हो. द क्रॉस सेक्शनल area normal to current in that case normal to current
is taken as shown in figure. So J will be di upon dA cos थीटा बन जाएगा आपका, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, J इक्वल टू di upon dA cos थीटा। देखो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज di इक्वल टू J dA cos थीटा, J dA cos थीटा। अब आपको पता है कि दो वेक्टर A और वेक्टर B हों और इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो ये बन जाते थे A B cos थीटा बन जाते थे, ये है ना। यहाँ पे भी देखो जो थीटा है वो एंगल बिटवीन J एंड DA है, यहाँ पे थीटा जो होता था एंगल बिटवीन A एंड B होता था। तो इसका मतलब DI क्या हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया J और DA का। तो यहाँ से डायरेक्टली I को अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं DI इक्वल टू J डॉट DA, क्या लिख सकते हैं, J डॉट DA वेक्टर बना करके। तो अब अगर कोई आदमी पूछे आपसे फ्यूचर में कि I स्केलर है तो क्यों है, तो आप बता सकते हो कि करंट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। मोस्ट कन्विंसिंग आंसर ये होगा जब किसी को आप बताओगे कि करंट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सबसे कन्विंसिंग आंसर होगा रादर देन कि वो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है उसके बजाय, ठीक है। यहाँ से अगर करंट डेंसिटी के स्केलर वेक्टर वाले को आप डिफाइन करो, बताओ किसी को वाइवा वगैरह में पूछा जाए तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर होता है और सुनने वाला खुश होता है, ठीक है। ओके तो देखो अगर I इक्वल टू डी आई इक्वल टू जेड डॉट डी है तो I की वैल्यू अगर निकालना चाहे कोई यहाँ से तो I इक्वल टू कितना हो सकता है, वो J डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर ले हम तो हमको ये वैल्यू पूरी पूरी I मिल जाएगी, दैट इज in terms of current density करंट इज, देखो जे डॉट डी ए अगर इंटीग्रेशन लग गया तो फ्लक्स बन जाता था, पीछे आपने ई डी ए वाला देखा हुआ था फाई निकाल करके, दैट इज करंट इज द फ्लक्स ऑफ current density, current is the flux of current density, ठीक है। नोट, if current density J if current density J is uniform, if current density J is uniform for a
नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ए, मतलब जे आपका कांस्टेंट हो जाए, देन I will be given as J DA, या J को बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है, ये सिंपली हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, J बाहर निकल जाए, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ DA हो जाए। ठीक है, ओके। ठीक है, नोट कर लिया इतना, यहीं पे नोट कर लो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड DA इक्वल टू A, तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा, I इक्वल टू बन जाएगा JA, या J का डिफिनेशन यहां से निकालो तो J इक्वल टू I बाई A मिल जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट और डायमेंशन आगे J का देखना पड़ेगा, तो लिख लो पहले, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा, डायमेंशन इसका बन जाएगा L पावर माइनस 2A, तभी इसको आगे लिखेंगे, इसको नोट कर लो यहाँ तक पहले। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। क्या होगा, यूनिट चूंकि I बाई ए है, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लिख लो, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका SI यूनिट है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा, एम्पियर का A होता है, अब मीटर स्क्वायर का L पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। नाउ important point, current density in terms of velocity of charge, लिख लो इसमें, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, in case of uniform flow of charge, in case of uniform flow of charge, through a cross section normal to it,
एज आई इक्वल टू, हमें पता है कि एन क्यू बी ए होगा, पीछे फार्मूला हमने लिखा हुआ था। सो J इक्वल टू कितना हो जाएगा, J इक्वल टू आई अपान ए एन कैप होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दें हम, देखो ए कट जाएगा, बाकी सारा रह जाएगा, एन क्यू बी एन कैप रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन कैप, अब चूंकि एन कैप का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, तो बी पे अगर वेक्टर लगा दें तो अपना काम चल जाएगा। तो ये बन जाएगा एन क्यू बी वेक्टर। क्यू स्केलर क्वांटिटी है, एन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और एन क्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा आपका, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपान वॉल्यूम, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, J इक्वल टू, इसको रो लिख सकते हैं, इसको बी रहने दें, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रो इज चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू एन क्यू होगा, ठीक है। तो J का फार्मूला आपको मिल गया, J इक्वल टू रो बी, क्या मिल गया, J इक्वल टू रो बी। तो J इक्वल टू फार्मूला मिल गया आपको रो बी, बी क्या वेलोसिटी है और रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो बी के टर्म में आपको इसका फार्मूला मिल गया, ठीक है। यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद वेलोसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट पॉइंट। चाहे तो डिफिनीशन यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज करंट डेंसिटी at a point, that is current density at a point is equal to the product of volume, is equal to the product of volume charge density with velocity of charge distribution at that point, ठीक है। लास्ट पॉइंट है करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी in terms of electric field, current density in terms of electric field, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो करंट डेंसिटी relates with
इलेक्ट्रिक फील्ड एस J इक्वल टू सिग्मा E R E इक्वल टू 1 बाई रो, where सिग्मा इज, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ध्यान रखना। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, आर specific resistance of substance। यहाँ से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होने लगा है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो J इक्वल टू ई सिग्मा या E बाई रो, ये है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और J का। यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और J का सेम डायरेक्शन है। इसमें नोट कर लो कुछ पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी J is same as that of electric field E, as that of electric field E। Second point, if electric field is uniform, if electric field is uniform, that is E equal to constant, current density will be constant, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, एस सिग्मा इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो as in electrostatic inside a conductor, as inside a conductor, पीछे पढ़ा हुआ आपने। करंट डेंसिटी and hence current will be zero। इस पॉइंट को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। एंड हेंस करंट विल बी जीरो।